स्ट्रेट लाइंस में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल में पहला पॉइंट देख लेते हैं कि मीडियन क्या होती है। तो मीडियन इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट जो कि एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से मिलती है, ठीक है ना। तो इट इज अ लाइन सेगमेंट obtained obtained by joining the vertex of a triangle the vertex of a triangle to the midpoint of the midpoint of the opposite side opposite side of the triangle, ठीक है। तो ये तो अपने पास हो गया मीडियन। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कंकरेंसी, ठीक है। तो हो ही रहा है कि अगर दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सिंगल पॉइंट मिलता है, तो ये जो सिंगल पॉइंट हमें मिला है दैट इज़ नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू स्ट्रेट लाइंस। तो दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा उसी को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होगी। तो सेंट्रॉइड, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल का रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने को ट्राइंगल दिया गया है ए बी एंड सी, ठीक है। तो सेंट्रॉइड, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा इट इज द पॉइंट ऑफ इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल मीडियंस, ठीक है ना। कंकरेंसी ऑफ ऑल मीडियंस। तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। तो एक काम ये किया कि पहला मीडियन ए से ड्रॉ कर दिया, तो बी सी के मिड पॉइंट को डी कह देते हैं, एंड सेकेंड मीडियन हमें मिल गया है वर्टेक्स बी के करस्पॉन्डिंग, और ए सी के मिड पॉइंट को कह देते हैं ई, और साथ ही साथ तीसरा मीडियन हमें मिल गया है वर्टेक्स सी के अपोजिट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को कहते थे, मतलब ए बी के मिड पॉइंट को कह दिया एफ। तो यहाँ पर ये जो ए बी, मतलब ए डी बी ई एंड सी एफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। और इसको बाय डिफॉल्ट नोटेशन कैपिटल जी लिख कर चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इसी में देख लेते हैं। तो अब होता ये है कि ए डी बी ई एंड सी एफ ये अपने पास मीडियंस आई है। तो जी करता ये है कि जी ए डी के जॉइन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। सिमिलरली जी बी ई के जॉइन को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, एंड जी सी एफ के जॉइन को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इसको लिख लेते हैं जी, जो कि यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। तो इसको लिख लेते हैं डिवाइड्स जी डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ इंटरनली इन 2:1, ठीक है। तो जी बी ई सी एफ एंड ए डी के जॉइन को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है।
तो जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ अगर हमारे पास वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 गिवन है, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स अगर अपने को x2 y2 दिए गए हैं, साथ ही साथ वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स अपने को x3 y3 दिए गए हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड लिखा जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट में ट्राइंगल ए बी सी के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ पर x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस a b एंड c रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये अपने पास सेंट्रॉइड की डेफिनेशन थी। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले का प्रूफ देख लेते हैं कि सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, ठीक है, इनको किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास ट्राइंगल ए बी सी आ गया एंड वर्टेक्स ए को x1 y1 ले लेते हैं, वर्टेक्स बी को x2 y2 ले लेते हैं एंड वर्टेक्स सी को x3 y3 ले लेते हैं और साथ ही साथ रेफरेंस के लिए मीडियन ए डी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हो ही रहा है कि ये जो सेंट्रॉइड जी होगा ये मीडियन ए डी को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए काम ये कर लेते हैं, अब ये अपने पास पॉइंट ए गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दिए गए हैं एंड ये पॉइंट डी गिवन है जिसके की कोऑर्डिनेट्स बी सी का मिड पॉइंट की हेल्प से हमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो डी दिया गया दैट इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी में अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर ले तो हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो कि होंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और यहाँ पर कहीं जी है जो कि ए डी के जॉइंट को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास अरेंजमेंट दिया गया है इस अरेंजमेंट में इंटरनल डिवीज़न फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही इंटरनल डिवीज़न फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो जी के कोऑर्डिनेट्स अपने को यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू दिस क्वान्टिटी, तो ये हो गया 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, 2 इंटू दिस क्वान्टिटी फिर प्लस 1 इंटू x1 प्लस का x1 हो गया एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। सिमिलरली ये 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस का 1 इंटू y1 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से जी के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो अपने पास यहाँ पर केवल बचा है x2 प्लस x3 और प्लस का x1 पहले से था तो इसको लिखा जा सकता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये अपने को सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर अपने पास ट्राइंगल ए बी सी की वर्टिसेस अपने को 1,2 3,4 एंड -4,8 गिवन है। ठीक है ना, तो ट्राइंगल ए बी सी के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लेते हैं जी और अब यहाँ पर हमें करना ये है कि ये जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है इन सभी के एफसीसाई का समेशन दैट इज अपने पास आ गया 1 + 3 4 - 4 0। ठीक ना, डिवाइडेड बाई 3 कॉमा फिर ऑर्डिनेट्स का समेशन दैट इज 2 + 4 6 + 8 14 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड यहाँ पर मिल गया 0,14/3। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर अपने पास ट्राइंगल ए बी सी के वर्टिसेस दिए गए हैं और हमें ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड पूछा गया है तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो एफसीसाई का समेशन कर लेंगे होल डिवाइडेड बाई 3 फिर कॉमा सभी ऑर्डिनेट्स का समेशन कर लेंगे होल डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से हमें सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर बेस्ड।
तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ x1 x2 x3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस का 3p x² प्लस 3q(x माइनस 1) इक्वल टू 0, then find the centroid of the triangle, the coordinates of whose vertices are x1 comma 1 by x1 and x2 comma 1 by x2 and x3 comma 1 by x3। तो एक काम ही कर लेते हैं कि इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमारे पास हो जाएगा g, ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है x1 प्लस एक्स टू प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा फिर 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 बाई 3। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास ऑर्डिनेट गिवन है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये अपने पास हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा और एक काम ही कर लेते हैं कि एलसीएम तो अपने को x1 x2 x3 मिल गया और डिवीज़न में 3 गिवन था, तो ये अल्टीमेटली ऐसा हो गया 3 टाइम्स x1 x2 x3 एंड यहाँ पर अपने को मिल गया x1 x2 प्लस का x2 x3 एंड प्लस का x3 x1। ठीक है, तो यानी कि वो ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस x1 कॉमा 1 बाई x1 x2 कॉमा 1 बाई x2 एंड x3 कॉमा 1 बाई x3 है, उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये अपने को मिल गए हैं। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें x1 प्लस एक्स टू प्लस x3 की वैल्यू चाहिए एंड x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 की वैल्यू चाहिए एंड x1 x2 x3 की वैल्यूज चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे हमें ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी तो हम सेंट्रॉइड जी के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कमेंट ये किया गया था कि x1 x2 x3 इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है ना, तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन था इसके रूट्स x1 x2 x3 अपने को दिए गए हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये x1 प्लस एक्स टू प्लस x3 लिखा हुआ है समेशन ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से समेशन ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम अपने को मिल जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 3p डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये अपने को सिंप्लीफाई करके मिल गया है 3p। और साथ ही साथ अगर हम इसे देखें तो ये लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम अपने को यहाँ से मिल जाएगा प्लस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2q डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 1, तो यानी कि सिंप्लीफाई करके अपने को मिल गया 3q। एंड अगर हम x1 x2 x3 को देखें तो ये है समेशन ऑफ रूट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया x1 x2 x3 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 दैट इज -1 होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, तो ये अपने को यहाँ से मिल गया है 1। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि x1 प्लस एक्स टू प्लस x3, या फिर यूँ कहे कि समेशन ऑफ x1 की वैल्यू एंड समेशन ऑफ x1 x2 की वैल्यू एंड x1 इंटू x2 इंटू x3 की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें इस ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ये अपने को गिवन थे इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 3p/3 कॉमा ये हो गया 3q डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को मिल गया है p कॉमा q, तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि मीडियंस एंड सेंट्रॉइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो मीडियंस एंड सेंट्रॉइड से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अगर हम किसी ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो उसके सेंट्रॉइड पर लाई करता है, और साथ ही साथ यही एक मेन कारण है कि अगर हम देखें तो सेंट्रॉइड को एक स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल जी दिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम
ट्राइंगल किसी भी नेचर का ले ले, यानी कि अगर हम चाहे स्केलिन ट्राइंगल की बात करें या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें या फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कि सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज inside the triangle, inside the triangle। थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी सी, ये अपने को एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, एंड साइड बी सी का मिड पॉइंट कैपिटल डी है, साइड ए सी का मिड पॉइंट कैपिटल ई है, साथ ही साथ साइड ए बी का मिड पॉइंट कैपिटल एफ है। तो अगर हम डी ई एफ को ज्वाइन कर दें तो इससे हुआ ये कि हमारे पास एक ट्राइंगल डी ई एफ मिला। तो अब होगा ये कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों के सेंट्रॉइड्स आपस में कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड्स ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ ऑलवेज coincides where D E and F are the midpoints of sides। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। तो ये जो हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है, तो इस थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। तो हो ही रहा था कि ए बी सी अपने को एक ट्राइंगल दिया गया था ए बी सी। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 ले लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 ले लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 कॉमा y3 ले लेते हैं, और साथ ही साथ बी सी का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, डी, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। साथ ही साथ ए सी का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ए सी के मिड पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये अपने को मिल जाएगा x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2, एंड ये जो साइड ए बी आई है इसका मिड पॉइंट f, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये अपने को मिल जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो ये अपने को डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि डी ई एफ का, ये जो ट्राइंगल डी ई एफ अपने पास आया है, इस ट्राइंगल डी ई एफ का सेंट्रॉइड लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल डी ई एफ के सेंट्रॉइड को अज्यूम कर लेते हैं जी डैश। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जी डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखें। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ई एफ का मिड पॉइंट लिख लेते हैं, और डी से ये जो हम लोगों ने ई एफ पर एक मीडियन ड्रॉ किया है, इसके फुट को यहाँ पर कह देते हैं एम। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले तो हम m के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। तो m के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे, m इज़ नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ e एंड f। तो e f का मिड पॉइंट, ठीक है, तो यानी कि दिस प्लस दिस बाई 2। तो डिवीज़न में तो अपने को मिल गया 4, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो गया x1 प्लस x2, मतलब x1 प्लस x1 टू टाइम्स। तो ये अपने को मिल जा रहा है 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, फिर कॉमा, और फिर दिस प्लस दिस बाई 2। तो डिवीज़न में कलेक्टिवली अपने को मिल गया 4, एंड y1 प्लस y1, तो ये हो गया 2y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये अपने को m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, तो अब हो ये रहा है कि g डैश d, जिसके कि कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए थे, ठीक है, x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2
एंड m जिसके की कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए हैं 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 4 कॉमा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 4। ठीक है, तो हो ही रहा है कि जी डैश डी एम के जॉइंट को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जी डैश ट्राइंगल डी ई एफ के सेंट्रॉइड को अज्यूम करके चले हैं। तो अब इस पूरे अरेंजमेंट में इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जी डैश के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो जी डैश के कोऑर्डिनेट्स अपने को यहाँ से मिल जाएंगे 2 इंटू दिस क्वान्टिटी। तो जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हुआ तो डिनोमिनेटर में केवल 2 बचेगा, तो ये हो गया 2x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 1 इंटू दिस क्वान्टिटी। तो यहाँ से अपने को मिल गया x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3, फिर कॉमा 2 इंटू दिस क्वान्टिटी। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट मिलेगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 1 इंटू दिस क्वान्टिटी। तो ये आ गया y2 प्लस y3 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो डिवीज़न में तो अपने को ये 2 मिल गया, और फिर होगा ये कि ये क्वांटिटी एंड ये क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। तो जैसे इनको ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में अपने को मिल गया ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, और डिवीज़न में अपने को मिल जाएगा 6। ठीक है, फिर कॉमा ट्वाइस ऑफ ये मिल गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से अपने को जी डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल जा रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी के सेंट्रॉइड को लिखते हैं तो वो हमें मिल जाता था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि g डैश एंड g ये कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही इस प्रॉपर्टी का प्रूफ था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो रेफरेंस के लिए एक काम ही कर लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ले लिया हम लोगों ने। तो ट्राइंगल ए बी सी में मीडियन ए डी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हुआ ये कि ये जो मीडियन ए डी है ट्राइंगल ए बी सी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, या फिर यूँ कहे कि दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है। पहला ट्राइंगल हो गया ए डी बी, सेकेंड ट्राइंगल हो गया ए डी सी। तो हुआ ये कि मीडियन ने ट्राइंगल ए बी सी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इन दोनों पार्ट्स के एरियाज जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि मीडियन 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 divides the triangles into two parts of equal areas। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी डी की बात करें तो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया इक्वल होगा ट्राइंगल ए डी सी के। सिमिलरली अगर हम बी ई मीडियन की बात करेंगे तो बी ई मीडियन भी करेगा कि ट्राइंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और साथ ही साथ अगर हम मीडियन सी एफ की बात करेंगे, ठीक है ना, एफ यहाँ पर अगर हम ले लें तो अगर हम मीडियन सी एफ की बात करेंगे तो मीडियन सी एफ भी ट्राइंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि दो इक्वल एरियाज के पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसको तो ईजिली ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम रेफरेंस के लिए ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं तो ट्राइंगल ए बी डी में बेस हमने ले लिया बी डी, और हाइट यहाँ पर ले लेते हैं, इस हाइट को कह देते हैं एच। ठीक है, तो अब ट्राइंगल ए बी डी का एरिया लिखा जा सकता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ए डी सी का एरिया लिखें तो ट्राइंगल ए डी सी का एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट तो यही रहेगी एच, हाइट तो चेंज होगी नहीं, ठीक है ना, तो हाइट होगी एच। तो अब अगर हम देखें डी बी सी का मिड पॉइंट था, यानी कि बी डी इक्वल टू सी डी हमें मिल रहा था। तो जैसे ही हमने इस सी डी के प्लेस पे बी डी पुट किया तो यानी कि ये जो क्वांटिटी आई है एंड ये जो क्वांटिटी आई है ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो गई। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मीडियन
ट्राइंगल ए बी सी को, यानी कि मीडियन गिवन ट्राइंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उन दोनों पार्ट्स के जो एरियाज होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। हो ही रहा था कि अगर हम सारे मीडियंस ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो ये अपने पास ट्राइंगल ए बी सी आ गया, ये अपने पास मीडियन ए डी हो गया, एंड ये अपने पास मीडियन बी ई हो गया, एंड ये अपने पास मीडियन सी एफ हो गया। ठीक है, तो अब हुआ ये कि इन तीनों मीडियंस ने ट्राइंगल ए बी सी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला तो ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये जो 6 पार्ट्स अपने पास आ रहे हैं, इन सभी 6 पार्ट्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसको कह देते हैं कैपिटल जी। तो इस पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं कि मीडियंस डिवाइड्स द ट्राइंगल into 6 parts of equal areas। ठीक है, तो इसको भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम ये कर लिया कि ट्राइंगल ए जी ई, तो ये जो ट्राइंगल गिवन था इसके एरिया को कह देते हैं डेल्टा 1। ठीक है, और साथ ही साथ ट्राइंगल जी ई सी, इसके एरिया को कह देते हैं डेल्टा 2। तो सबसे पहले यही चीज़ देख लेते हैं कि क्या डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 होगा। तो बिल्कुल हाँ, ये होगा। अगर हम देखें तो ई ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए ई ये साइड लेंथ एंड ई सी ये दोनों साइड लेंथ आपस में इक्वल होंगी। तो अब अगर हम जी ई ए इस ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल जी ई ए का एरिया हमें मिल जाएगा 1/2, और बेस कह देते ए ई को, तो बेस और इनटू हाइट, तो हाइट यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया इसका फुट। ठीक है, तो हाइट को अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कह दें h1, तो हाइट अपने पास होगी h1। तो ये अपने को ट्राइंगल ए जी ई का एरिया मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल जी ई सी का एरिया लिखें, ठीक है ना, ट्राइंगल जी ई सी का एरिया लिखें, तो वो हमें मिल जाएगा 1/2 बेस ई सी एंड हाइट। तो अगर हम हाइट की बात करें तो जो हाइट हमें ट्राइंगल जी ई ए के करस्पॉन्डिंग मिल रही थी, सेम वही हाइट हमें ट्राइंगल जी ई सी के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। ठीक है ना, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ए ई सी ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे, और जी ट्राइंगल जी ई ए एंड जी ई सी इन दोनों में कॉमन पॉइंट हो जा रहा है। तो यानी कि हाइट यहाँ पर h1 गिवन थी, तो हाइट यहाँ पर भी h1 हो गई। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ए ई इक्वल टू ई सी था, तो जैसे ही हमने इस ई सी के प्लेस पे ए ई रखा, तो यानी कि ये क्वांटिटी एंड ये क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल आ गई। तो यहाँ से पहली चीज तो हमें ये मिल गई कि डेल्टा 1 इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा 2। ठीक है, तो पहली चीज तो अपने को ये मिल गई। सिमिलरली एक काम ये कर लेते हैं कि ट्राइंगल जी डी सी, इसके एरिया को कह देते हैं डेल्टा 3, एंड ट्राइंगल जी डी बी इसके एरिया को कह देते हैं डेल्टा 4। और सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया था, इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल्टा 3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा 4। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल जी एफ बी, इसके एरिया को कह देते हैं यहाँ पर डेल्टा 5, एंड ट्राइंगल ए जी एफ इसके एरिया को यहाँ पर कह देते हैं डेल्टा 6। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल्टा 5 इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा 6। तो इस तरह से हुआ ये कि ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल हो गए, एंड ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल हो गए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो हमारे पास 6 क्वांटिटीज दिए गए, यानी कि जो 6 डेल्टा दिए गए, हमें इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए एक काम ये कर लेते हैं कि अगर हम ट्राइंगल ए जी सी का एरिया लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल ए जी सी का एरिया लिखा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी सी, तो ट्राइंगल ए जी सी का एरिया अगर हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी
ADC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल GDC। ठीक है, ये हो गया GDC और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमने किया ये कि AGC इस ट्राइंगल का एरिया लिखने के लिए हमने किया ये कि ADC इस ट्राइंगल के एरिया में से GDC इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, तो रिजल्टेंट हमें AGC इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया। अब सिमिलरली यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि ट्राइंगल AGB इसका एरिया लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, तो इस एरिया को लिखा जा सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल GDB। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फर्दर अगर हम यहाँ से देखें तो एरिया ऑफ AGC, ठीक है, एरिया ऑफ AGC, तो एक काम ही कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ADC, तो एरिया ऑफ ADC, तो ये जो हमें मिल रहा था एरिया ऑफ ADC और ये जो एरिया ऑफ ADB यानी कि एरिया ऑफ ADB, तो इसको तो हम पिछले वाले पॉइंट्स की हेल्प से लिख सकते हैं कि ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल हो गए। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से हमने एक चीज़ तो ये कंक्लूड कर दी कि एरिया ऑफ ADC इक्वल टू आ गया है एरिया ऑफ ADB, तो ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल हो गए। और साथ ही साथ एरिया ऑफ GDC, एरिया ऑफ GDC, एरिया ऑफ GDB, तो डेल्टा 3 इक्वल टू डेल्टा 4, ये हमने अभी यहाँ पर प्रूव किया था। ठीक है ना, तो यानी कि ये दोनों एरियाज भी आपस में इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में ये जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटीज लिखी हुई हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC जो कि था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, जो कि था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB जो कि था डेल्टा 5 प्लस डेल्टा 6। ठीक है, जो कि था डेल्टा 5 प्लस डेल्टा 6, तो ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल आ गए। और साथ ही साथ अभी हमने ऊपर ये चीज़ प्रूव की थी कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 है, तो एक काम ये किया कि डेल्टा 2 के प्लेस पे डेल्टा 1 पुट किया, तो यहाँ से हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1। और सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा 6 के प्लेस पे डेल्टा 5 पुट किया, क्योंकि डेल्टा 5 और डेल्टा 6 आपस में इक्वल थे, तो ये हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ डेल्टा 5, तो यानी कि यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 5, तो ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल आ गए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डेल्टा 1 के प्लेस पे डेल्टा 2 पुट कर दें, तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमने ये चीज़ कंक्लूड कर ली है कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 5 इक्वल टू डेल्टा 6, तो यानी कि ये एरियाज आपस में इक्वल आ गए हैं। तो अब जो कॉन्सेप्ट हमने इक्वेशन 1 एंड 2 बना के यूज़ किया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हम डेल्टा 3 इक्वल टू डेल्टा 4 इक्वल टू दिस डेल्टाज, यानी कि ये जो हमारे पास डेल्टाज गिवन है दिस डेल्टाज इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू डेल्टा 4 प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सिमिलरली, तो सीधी सी बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है सेम उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम आगे भी एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, और उस रिजल्ट के बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जितने भी डेल्टा आएंगे वो सभी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि सिमिलरली डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू डेल्टा 4 इक्वल टू डेल्टा 5 इक्वल टू डेल्टा 6 कैन बी प्रूव्ड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि जो इक्वेशन 1 एंड 2 बनाने के लिए हमने यूज़ किया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, यानी कि इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो मीडियंस होते हैं वो ट्राइंगल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो 6 पार्ट्स आते हैं ये 6 पार्ट्स का एरियाज आपस में इक्वल होता है। ठीक है।